अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है? डेफिनेशन के अंतर्गत क्या आता है? In this act, unless there is anything repugnant in this subject or context, तो इसमें एक ऐसी ट्रिक है जिससे पूरी की पूरी डेफिनेशन हमको याद हो जाएगी। तो हम पहले देखते हैं इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट क्या होता है? इंटॉक्सिकेंट बताया गया है 11A में। इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है, इंटॉक्सिकेंट 11A, एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। मतलब इंटॉक्सिकेंट के अंतर्गत लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग दोनों आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटॉक्सिकेंट के अंतर्गत इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो कि है 12 में, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के साथ आता है लिकर जो कि दिया हुआ 13 में। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग 12, लिकर 13, ये दोनों आते हैं इंटॉक्सिकेंट के अंतर्गत। अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन दी हुई है 12 में, 2 के 12 में। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब होता है द लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ इंडियन हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट का बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम होता है कैनाबिस सटाइवे, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स नोन एज भांग। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर पूछा जाता है क्या क्या इंक्लूड होता है, तो भांग, सिंडी और गांजा, ये तीनों चीज़ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन के अंतर्गत आती हैं अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। क्लॉज 1 यही बोलता है, क्लॉज 2 ओमिटेड है। क्लॉज 3, एनी मिक्सचर with or without neutral materials or any of the above forms of intoxicating drug or any drink prepared therefrom। इनसे कोई भी ड्रिंक प्रिपेयर होती है या ऐसा कोई मटेरियल या यानी कोई मिक्सचर जो इससे बना है, वो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंतर्गत आता है। क्लॉज 4 ये बोलता है एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट by notification declared to be intoxicating drug not being a narcotic drug as defined under Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985। मतलब बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जो ड्रग, ऐसे नार्कोटिक ड्रग जो कि नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो एक्साइज एक्ट के अंतर्गत माने जाएंगे। अब देखते हैं लिकर की डेफिनेशन। लिकर की डेफिनेशन दी हुई है 2 के क्लॉज 13 में। लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है लिकर की डेफिनेशन के अंतर्गत, वो हम देखते हैं। पहला, स्पिरिट्स ऑफ वाइन। सेकंड, स्पिरिट। थर्ड, वाइन, toddy, beer, and all liquid consisting of or containing alcohol and any substance which the state government may by notification declare to be liquor for the purpose of this act। मतलब ये सब चीज़ें तो आती हैं और इनके साथ स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो डिक्लेयर कर दे वो भी लिकर के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने देखा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर भांग, सिंडी और गांजा आता है, वैसे ही लिकर के अंतर्गत हमने देखा लिकर की डेफिनेशन के अंतर्गत सेक्शन 13 के अंतर्गत बियर, स्पिरिट और ताड़ी। बियर कहाँ पे डिफाइंड है? बियर डिफाइंड है अंडर सेक्शन 1A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। अब पढ़ते हैं 1A। 1A में दिया हुआ है बियर। बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर। ये पूछा जाता है फर्मेंटेड है कि अनफर्मेंटेड है, तो फर्मेंटेड लिकर यूजुअली मेड फ्रॉम माल्ट। ये किससे बन रही हैं? माल्ट से बन रही हैं। माल्ट का हिंदी में लिखा हुआ है थव्य।
अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पिरिट। स्पिरिट डिफाइंड है अंडर सेक्शन 17 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। स्पिरिट सेक्शन 17 2 clause 17 मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग एल्कोहल, जो क्या कंटेन करता है, एल्कोहल, obtained by distillation whether it is denatured or not। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन इनमें से कौन है जो बाय डिस्टिलेशन ऑब्टेन किया जाता है, और ऑप्शन में आ जाता है बियर, डाड़ी, स्पिरिट, वाइन। तो हमको उसका आंसर लेना होगा स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट हमेशा है और हमेशा डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। अब पढ़ते हैं टाड़ी। टाड़ी डिफाइंड है सेक्शन 2 clause 18 और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। 2 clause 18 टाड़ी फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस, ये फर्मेंटेड भी हो सकता है और अनफर्मेंटेड जूस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। कहाँ से निकाला जाता है, पाम ट्री से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये फर्मेंटेड भी हो सकता है, ये अनफर्मेंटेड भी हो सकता है, और किससे निकाला जाता है, पाम ट्री से निकाला जाता है। अब हमने चार्ट में देखा कि इंटॉक्सिकेंट से बना इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और लिकर, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंतर्गत ये तीनों चीज़ आ गई और लिकर के अंतर्गत ये तीनों चीज़ आ गई। अब हम इसको याद करेंगे कि इन तीनों का हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ट है, जिस एक ट्रिक है जिससे आपको याद करना है। तो ये इन सब का मैन्युफैक्चर होगा, तो मैन्युफैक्चर कहाँ पे होगा, 14 में, 2 के क्लॉज 14 में। देखिए पैटर्न एकदम इजी बना हुआ है, 11A, फिर 12, 13, उसके बाद 14, और ये जो है इसके अंतर्गत आ रहे हैं 1A, 17 एंड 18। तो इससे आपको नंबर भी याद हो जाएगा किस डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है वो भी याद हो जाएगा। मैन्युफैक्चर दिया हुआ है 2 के 14 क्लॉज 14 में। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल प्रोसेस हो, विच एनी इंटॉक्सिकेंट इज प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो रीडिस्टिलेशन, मतलब इसके मैन्युफैक्चर के अंतर्गत रीडिस्टिलेशन भी आता है, एंड एवरी प्रोसेस फॉर रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग और कलरिंग ऑफ लिकर, ये सारे प्रोसेसेस मैन्युफैक्चर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, रीडिस्टिलेशन, रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग ऑफ लिकर। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर होने के बाद, मैन्युफैक्चर के बाद हम क्या करेंगे, बॉटल में भरेंगे। तो बॉटल में भरना जो प्रोसेस है उसी को कहलाते हैं, उसको कहते हैं बॉटलिंग करना। तो वो होता है 2 clause 2 में। इसको हम डेफिनेशन में देखते हैं। 2 clause 2 बॉटल मीन्स ट्रांसफर लिकर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क और अदर सिमिलर रिसेप्टिकल for the purpose of sale and bottling includes rebotling। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बॉटल का जो पर्पज़ वो क्या है। तो बॉटल का पर्पज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, और क्या बॉटल के अंतर्गत, बॉटलिंग के अंतर्गत रीबॉटलिंग आता है। तो ये आंसर होता है ट्रू, बॉटल के अंतर्गत रीबॉटलिंग भी इंक्लूडेड है। ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम अ कास्क टू अ बॉटल इज कॉल्ड एज बॉटलिंग, और यही प्रोसेस डिफाइन किया गया है क्लॉज 2 में। अपना मैन्युफैक्चर हो गया, बॉटल हो गया, अब आके देखते हैं ट्रांसपोर्ट डिफाइंड है 2 clause 19 में। ट्रांसपोर्ट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदिन द स्टेट। अगर हम एक प्लेस से अदर प्लेस कुछ मूव कर रहे हैं तो उसको कहलाएगा ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट का वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन अ स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट।
अब ये चार्ट क्योंकि हम एक सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए बनाए हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ले लेते हैं। जैसे इससे याद हो जाएगा कि ये 19 है, तो 19 के 11 इधर हो गया, 9 इधर चले गया, तो ये बन गया 11 एंड 9। 11 में दिया हुआ है इम्पोर्ट और 9 में दिया हुआ है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट की डेफिनेशन में देखते हैं। इम्पोर्ट एक्सेप्ट इन द फ्रेज इम्पोर्ट इनटू इंडिया मीन्स, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग इन, ब्रिंग इन से आप याद कर लीजिए, इन से आई फॉर इम्पोर्ट, ब्रिंग इन द स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप स्टेट के अंतर्गत जो कस्टम फ्रंटियर हैं, जो समझ लीजिए इंडिया की बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर अगर आप लेकर आते हैं, ब्रिंग इन करते हैं, ब्रिंग इन करते हैं, तो वो कहलाएगा इम्पोर्ट। एंड अब देखते हैं एक्सपोर्ट 2 क्लॉज 9। एक्सपोर्ट मीन्स टू टेक आउट ऑफ द स्टेट अदरवाइज देन द अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कस्टम फ्रंटियर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा, और यहाँ से अगर आप टेक आउट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्सपोर्ट अंडर 2 क्लॉज 9। जनरली जैसे एक बिजनेस में होता है कि हम कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद या फिर उसको इंपोर्ट करते हैं या फिर उसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका सप्लाई करते हैं गुड्स का। तो वैसे ही हम इस ट्रिक को यहाँ पे भी अपना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के बाद हो रहा है सप्लाई ऑफ लिकर अंडर सेक्शन 17A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। सप्लाई ऑफ लिकर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। 17A सप्लाई ऑफ लिकर मीन्स provision of liquor for consideration at hotel and common drinking house on the basis of license that is issued on the condition that such liquor shall be consumed within the premises of hotel and common drinking house। अब हमको यहाँ पे एक होटल वर्ड और एक कॉमन ड्रिंकिंग हाउस वर्ड मिलता है। इससे हम रिलेट कर लेंगे कि 17A डायरेक्ट हमको होटल, जो कि देखिए सप्लाई ऑफ लिकर जो कि कॉमन ड्रिंकिंग हाउस यानी कि क्लॉज 4 में दिया हुआ है, होटल जो कि 9A में दिया हुआ है, इसको हम कवर अप करते हैं। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस क्लॉज 4। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मीन्स अ प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड फॉर प्रॉफिट और गेन ऑफ पर्सन ओइंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग, कीपिंग or having the care or management or control of such place, whether by way of charge for the use of place or for drinking facilities provided or otherwise howsoever। तो सिंपल है, एक ऐसा ही प्लेस है जहाँ पे ड्रिंकिंग ऑफ लिकर होती है, अलाउड होती है, जो कि किसके लिए होती है? प्रॉफिट और गेन, जो पर्सन उसको ओन कर रहा है। इसके बाद देखते हैं होटल 9A। होटल मीन्स अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग wherein residential accommodation is provided for business purpose or for a monetary consideration। जैसा कि हमने देख लिया कि 17A में हमने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस और होटल दोनों को कवर किया। अब हम एक और वर्ड देखते हैं, लिकर वेंट्स, जो कि डिफाइंड है 13A में। क्लॉज 13A लिकर वेंट्स shall mean retail shop that are licensed to sell liquor। किसके लिए लाइसेंस किए गए हैं? टू सेल लिकर एंड शेल नॉट इंक्लूड। नेगेटिव चीज़ हमेशा पूछी जा सकती है, लिकर वेंट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो होटल और कॉमन ड्रिंकिंग हाउस लिकर वेंट्स में नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लिकर वेंट्स का पर्पस क्या होता है? सेल। अब एक जनरल बिजनेस के जैसे ही हम इसको समझ रहे हैं कि पहले ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद सप्लाई ऑफ लिकर हुआ, उसके बाद अब सेल हो रहा है। तो सेल में कहाँ पे डिफाइंड है? क्लॉज 16 में। क्लॉज 16 ये बोलता है एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल, जो भी सेल का वर्ड
इस पूरे एक्ट में लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा। एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट को छोड़ के जितने भी ट्रांसफर होंगे वो कहलाएंगे सेल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। मतलब जो सेल का वर्ड इस एक्ट में लिखे हुए उनका जो ट्रांसफर होगा वो अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट होगा। क्लॉज 16A सेल ऑफ लिकर मीन्स ट्रांसफर of liquor from liquor vend after receiving consideration for consumption by the purchaser at a place other than the premises of liquor vend। अब कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन जो हमने उस चार्ट के थ्रू कवर नहीं किए वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है एजेंसी। एजेंसी मीन्स फर्म रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये तीनों एक्ट के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड है कोई फर्म तो उसको एजेंसी के नाम से बोला जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। चीफ रिवेन्यू अथॉरिटी क्लॉज 3 मीन्स अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी चीफ रिवेन्यू अथॉरिटी। डी नेचर्ड क्या होता है। डी नेचर्ड मीन्स रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखते हैं क्लॉज 6 टू क्लॉज 6 इंपॉर्टेंट है। एक्साइजेबल आर्टिकल मीन्स एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बी एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। सी ओपियम एज डिफाइंड इन क्लॉज 15 एंड पॉपी स्ट्रॉ एज डिफाइंड इन क्लॉज 18 of section 2 of NDPS Act 1985। Clause 6A excise duty and countervailing duty means as such excise duty or countervailing duty which is mentioned in entry 51 of list 2 of 7 schedule of constitution। मतलब जो एंट्री 51 में लिस्ट 2 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहलाएगी एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब देखते हैं एक्साइज ऑफिसर कौन होता है। एक्साइज ऑफिसर मीन्स कलेक्टर और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद अ पावर अंडर सेक्शन 7। अब देखते हैं एक्साइज रेवेन्यू। रेवेन्यू डिराइव्ड और डेरिवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी फी टैक्स पेनल्टी पेमेंट अदर देन फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एक्साइज रेवेन्यू में फाइन जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा लगाए गए हैं वो आते हैं, तो वो नहीं आते हैं एक्साइज रेवेन्यू के अंतर्गत। प्लेस क्लॉज 15 प्लेस इंक्लूड हाउस बिल्डिंग शॉप बूथ टेंट एनक्लोजर स्पेस वेसल। थैंक यू एवरीवन for watching this video from Judy Krishi team.